कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादा डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मॉडल जो जारी हुआ है एसएसटी का क्वेश्चंस, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस वीडियो में बवाल मचाएँगे हम लोग भाई साहब। लेकिन इसके पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो डाल रहे हैं, अभी 2 वीडियो डाले, अब इसके बाद तो डालबे करेंगे, अभी तो परसों से डालना शुरू कर दिए हैं। तो उसमें हम बोले हुए थे कि आप इतना ही आप ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, हिस्ट्री का अगर 80 को ऑब्जेक्टिव याद कर ले तो आपका पूरा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव काम चल जाएगा। एग्ज़ाम में आपको लगभग 80% तक लग जाएगा। बनाना तो आपको 58% है, 80 गो क्वेश्चन रहेगा, 40 गो बनाना है, बात समझे कि नहीं? लेकिन हम बोले थे कि 80% तक आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा, अगर मेरा ये 4 वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का वीडियो देख रहे हैं, तो एसएसटी का ऑब्जेक्टिव वीडियो आपका दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम चल जाएगा अगर एग्ज़ाम पास करना है तो। ब्रॉडर नॉलेज लेना है तो भाई साहब चैप्टर देखिए, चैप्टर पढ़िए, ये सिंपल बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम के समय में उतना समय रहता नहीं है भाई साहब कि आप पूरा का रिवीजन करिए। तो एक एग्ज़ाम के समय इस वीडियो को देखने से समय बचेगा और ये रामबाण साबित होगा। बिल्कुल। और ये बात भाई साहब आज के इस बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि वाक़ई जो वो वीडियो है कितना इम्पोर्टेंट है और कितना वीडियो ये मतलब कितना क्वेश्चंस इस वीडियो से इस बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लड़ा हुआ है। लगभग हिस्ट्री का मैक्सिमम 90% क्वेश्चन लड़ा हुआ है भाई साहब। अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। इसलिए हम जो भी वीडियो पढ़ाते हैं उसमें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। उसके आस-पास की चीज़ों का हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस थोड़ा-सा भी इधर-उधर से आए तो बिल्कुल एग्ज़ाम में किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए सारी बातों को एक-एक करके हम लोग विस्तार से देखते हैं, मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा, आपको कांसेप्ट के साथ वीडियो होगा। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, लेकिन इस सॉल्यूशन हमारे सॉल्यूशन और बाकी सब सॉल्यूशन में डिफरेंट होगा। बात समझे कि नहीं? ये डिफरेंस क्या होगा आप देखने को मिलेगा, वीडियो जब देखिएगा तो उस क्वेश्चंस के आस-पास की जो चीज़ बताते हैं ना, इससे आपको और भी जो होता है नॉलेज क्लियर होता है, कांसेप्ट क्लियर होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स होगा आप एग्ज़ाम में मार सकते हैं। अब आएँ ए का बी, सी, डी ऐसे सही होगा। भाई साहब ये क्या है? ये तो अच्छा है भाई साहब, किताब मार्केट में मिलेगा देख लो। समझे कि नहीं? तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, मज़ा आने वाला है, देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस बवाल मचाया हुआ है मेरा वीडियो, बात समझे कि नहीं? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो, वीडियो दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा भाई साहब कि उसको भी एक अच्छा कंटेंट किसी भी तरह का वीडियो का कंटेंट मिल जाए और एक तरह से एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो चलिए हम लोग बिना किसी समय गँवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला बात, देखो यार सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सुबह से ही इस वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि जैसे कि इस पे लिखा नहीं, जैसे मेरे हम हमेशा पेन टाइप पे लिखते हैं, तो ये पीडीएफ पर लिखा ही नहीं जा रहा है। हम यूट्यूब पर भी वीडियो देखें, ऐसा कुछ वीडियो मिल नहीं रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रोसेस बता रहा है, तो दिक्कत हो रहा है हमको, बहुत सारा ऐप डाउनलोड करना हम नहीं चाहते हैं। लेकिन तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पीडीएफ पर लिखा नहीं जा रहा है, तो हम लिख नहीं पाएँगे, लेकिन इसमें हाइलाइट आंसर हाइलाइट करने का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। सही तो है यार। यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा टोटल 112 क्वेश्चन होगा। 80 क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं, कुल प्रश्नों की संख्या आप देख रहे हैं। 80 क्वेश्चंस होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से 40 क्वेश्चन बनाना होगा। 24 क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें से 12 क्वेश्चन बनाना होगा और 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय होगा जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा। बात समझे कि नहीं? इस तरह का टोटल क्वेश्चंस को आपका संख्या जो हो जाएगा 112 हो जाएगा, जिसमें से क्वेश्चन बनाना होगा आपको 156। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपको अगर मान लीजिए कि आधा क्वेश्चन तो बनाना ही है, तो आप बिल्कुल जिस पर कॉन्फिडेंट आपका होगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होइएगा जिस क्वेश्चंस के बारे में, वही क्वेश्चन को आप टिक कीजिए। इसमें ये नहीं कि चलो हम ये मार देते हैं, ये मार देते हैं, इसमें कन्फ्यूजन है लेकिन हमको लग रहा है यही मार देते हैं, या फिर नंबर कितना बचा होता है नंबरिंग वही नंबरिंग मार देता है कि नहीं हम लगातार मारेंगे। हम तो बहुत पढ़े लिखे पढ़ाकू आदमी, अरे भाई ऐसे नहीं करो, और एक गलत भी, एक नंबर भी गलत हो जाता है तो पता है एक नंबर कितना मायने रखता है। तो उसमें से जो तुम्हें, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो हमें सही लग रहा है, जो हमें एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है हमको कि नहीं ये सही होगा, वही आंसर आप नंबरिंग के साथ लिखिए, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक-एक करके यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता यानी 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा। कह रहा है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा गया है? देखिए भाई साहब पहले क्वेश्चंस जो है यहाँ पर मिल जा रहा है हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन से। वहाँ पर हम बताए थे क्या? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 ईस्वी में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। ये सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। हम सारा डिटेल कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो पार्टी बना था, ये जनसंघ पार्टी से अलग होकर के बना था।
बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी से अलग होकर बनता है? जनसंघ पार्टी से अलग होकर। कब बना था? 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है और पार्टी के बारे में पूछता है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? बसपा। बसपा का गठन कब हुआ था? 1984 ईस्वी में कांसीराम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में एओयू के द्वारा किया गया था। उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। हमेशा याद रखिएगा। कहेगा क्या कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो है ये कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। इसका प्रथम मीटिंग कब हुआ था? तो मुंबई में संस्कृत के तेजपाल सा संस्कृत कॉलेज में हुआ था। बेसिकली तेजपाल सा संस्कृत कॉलेज, हाँ तेजपाल सा संस्कृत कॉलेज उसका उसका नाम था। वहीं पे 3 दिन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मीटिंग चला हुआ था। बात समझ नहीं? आई होप कि ये वाला 1 नंबर क्वेश्चन तो आपको समझ आया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के वीडियो में है, हम बताए भी हुए हैं। कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन का स्थापना किस राज्य में हुई थी? यहाँ दलित पैंथर कह रहा है कि दलित पैंथर नामक संगठन का स्थापना, याद रखिए, ये हुआ था भाई साहब महाराष्ट्र में, दलितों के द्वारा, दलित युवाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। ये भाई साहब बिल्कुल, ये जो भी बोल रहे हैं ना, मजबूरी है यार, इससे लिखा नहीं जाना तो हम सारा चीज लिखते, ठीक है ना। 1972 ईस्वी में किया गया हुआ था, हमेशा याद रखना है। नहीं तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ दे दलित पैंथर्स नामक संगठन का स्थापना कब किया गया था, तो 1972। अब देखिए यूट्यूब पर क्या है, वीडियो तो है, लेकिन महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है ना। उसमें क्या है, जनसंघ पार्टी से अलग हुआ था। भाई ऐसा ऐसा करने से क्या फायदा है? उसके आसपास की चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय, यहाँ कर रहा है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? भाई साहब बिल्कुल बवाल क्वेश्चन है। इसके पहले वाली हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है उसमें देखिएगा, दिए हुए हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का स्थापना किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन, लेकिन ई कह रहा है नगरीय नगरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। तो जब कहेगा नगरीय शासन स्वशासन व्यवस्था, तो नगरीय का कहेगा तो 74वां संविधान संशोधन, नगरीय पूछेगा तो 74वां, लेकिन कहेगा कि ग्रामीण, यहाँ पर आंसर कर रहा है नगरीय, तो इसका आंसर 74वां, लेकिन कहेगा क्या, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो वहां पर 73वां हो जाएगा। बात समझ नहीं? हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है भाई साहब, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छा, ये भी हम बताए थे कि ये किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो कस्तूरी कर रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति के क्या हुआ था? उसके प्रतिवेदन, यानी उसके बलवंत राय मेहता समिति, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछ दिया हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन क्या था कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर कितने स्तरीय स्वशासन व्यवस्था की बात की गई थी? तो त्रिस्तरीय। कितने स्तरीय स्वशासन व्यवस्था की बात की गई थी? त्रिस्तरीय स्वशासन व्यवस्था। मतलब ये गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, जिला लेवल पर। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति, और जिला के लेवल पर जिला परिषद। वहीं नगर में भी क्या हुआ था, नगर पंचायत, नगर समिति, सॉरी नगर परिषद और नगर निगम। उसमें बताया गया हुआ था 12,000 से 40,000 के बीच में नगर पंचायत, ठीक, हाँ हाँ नगर पंचायत। और नगर परिषद 40,000 से 3 लाख के बीच की जनसंख्या वाले को नगर परिषद। और जिसका जनसंख्या, जिस शहर का जनसंख्या नगर, मतलब जनसंख्या जो होगा 3 लाख से ऊपर होगा, वहाँ नगर निगम का स्थापना किया जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन हम बताए थे कि भारत में पहला जो है नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था? मद्रास 1688। अब बिहार में पंजाब 1900, सॉरी बिहार में आपका पटना 1952 में। हम एक 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 क्वेश्चन बताए हुए हैं, बिल्कुल बवाल तरीका से, जो आपके एग्जाम में, इसमें आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस में आया हुआ है भाई साहब, ठीक है ना। हम बार बार कहते हैं ना, चीज़ों को हम जो बोल रहे हैं भाई साहब याद कीजिए, बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं। देखिए कह रहा क्या, भारत में प्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारत के प्रथम नगर निगम का स्थापना मद्रास, जिसका हम नाम बताए थे कि चेन्नई उसका अभी का नाम हो चुका है। कब? तो 1688 ईस्वी में। कहेगा क्या कि बिहार में प्रथम कब हुआ था? बिहार में, तो बिहार में पटना नगर निगम 1952 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन क्या करे कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं का पंचायती राज व्यवस्था हो? भाई साहब ये भी क्वेश्चन सब पढ़ाए हुए हैं। कब हुआ था? बिहार में 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा क्या, पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया गया। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से। कब प्रथम बार ये शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से शुरू हुआ था। कब हुआ था भाई साहब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर जिला से शुरू हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल बवाल तरीका से आप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है?
भाई साहब ये कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भाई साहब 1985 ईस्वी में दल बदल कानून लागू हुआ था, ठीक है ना। और किस पर लागू होता है, ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता था भाई साहब कि जो भी नेता होता था जीत जाता था, जीतने के बाद एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता था। इससे क्या होता था कि जो सरकार बना हुआ, मान लीजिए कोई सरकार बना हुआ है और दो नेता चला गया दूसरे में, तो क्या होता है, सरकार गिर जाता है। बात सब देख रही, इससे प्रॉब्लम होने लगता है। दूसरा क्या है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। भाई साहब मेरे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है यही है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। क्षेत्रवाद बताए हुए हैं, राष्ट्रवाद बताए हुए हैं, सब कुछ बताए हुए हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अलगाववाद। आपको क्या है ना भाई, बस वीडियो देखो, बिल्कुल बवाल मचा दोगे, ठीक है ना। करेक्ट। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक मतलब किसने लिखा हुआ था, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, आप याद कीजिए, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। इनका नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य, ठीक है ना। विष्णुगुप्त भी नाम था, कौटिल्य भी नाम था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा हुआ था। अब मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। बात समझे कि नहीं, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था से अलग है, इनमें से किस देश का संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। देखिए भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, इसका संघीय व्यवस्था ये भारत और कनाडा से बिल्कुल अलग है। बात समझे कि नहीं। यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना, देखो ये दो तरह का होता है। एक इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, फेडरल सिस्टम दो तरह का, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कमिंग टुगेदर है, जबकि भारत और कनाडा में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत की संघीय व्यवस्था इनमें से किससे प्रभावित है। देखिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है भाई साहब, आप हमेशा याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित नहीं है भाई साहब, वो कनाडा से प्रभावित है। भारत का संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है, कनाडा से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को सूची दिया, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पूछेगा तो याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को, ठीक है ना। कहेगा क्या, भाषा के आधार पर बना हुआ प्रथम राज्य, भारत में बना हुआ प्रथम राज्य कौन है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर बना हुआ था। 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में भाई साहब क्या हुआ था, प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्य बना। बात समझे कि नहीं। और उसी समय क्या हुआ था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना किया गया था। क्योंकि प्रथम बार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्थापना मतलब भारत का एकीकरण किया गया था, तो वो इसी तरह अलग अलग कैटेगरी में राज्य वो भाषा के आधार पर ही किया गया था। तो बाद में क्या हुआ, देश में आंदोलन होने लग गया, भाषा के आधार पर क्या चाहिए हमें, देश राज्य का बंटवारा। तो उसके आधार पर क्या हुआ, 14 राज्य और 6 के शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी है। देखिए राज्य में विधानसभा, राज्य में चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य चुनाव आयोग का होता है। जबकि सेंट्रल में यानी जो लोकसभा का चुनाव होता है वो भारतीय चुनाव आयोग को या केंद्रीय चुनाव आयोग का उसका होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। आपको आएगा क्या, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था यानी पंचायती राज सिस्टम में जो होता है चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया। देखिए शिक्षा को संविधान के सामवर्ती सूची में रखा गया हुआ वर्तमान में, लेकिन पहले पहले ऐसा नहीं था, पहले ये राज्य सूची में रखा गया था। 1976 ईस्वी में क्या हुआ कि इस शिक्षा के जो शिक्षा विषय है इसको राज्य सूची से हटा करके क्या किया गया, सामवर्ती सूची में रखा गया 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। अच्छा ये क्यों किया गया, देखिए आपको अभी भी सुनते होंगे कि आप सेंट्रल बोर्ड होता है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है ना। या फिर आप देखेंगे सीबीएसई का पढ़ाई वो सेंट्रल बोर्ड हो गया, अब एक स्टेट बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सब बोर्ड अलग अलग होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए शिक्षा को किस सूची में रखा गया और सामवर्ती सूची में रखा गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। देखिए जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी को हुआ था। किस संधि के तहत हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये भाई साहब याद रखिएगा फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार किसको कहते हैं हम लोग, तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार हम लोग बिस्मार्क को कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था। अब बताइए हुआ आंदोलन किसने शुरू करा, हुइन फू सो ने। हुइन फू सो ने क्या किया हुआ था, हुआ आंदोलन। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1939 ईस्वी में। हुआ आंदोलन क्या था, एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, याद रखिएगा आप। देखिए एक क्वेश्चन जानने से मतलब नहीं है, उसके आसपास की चीजों को समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनरल लोन नोन, देखिए खूब आराम से समझिएगा, क्वेश्चन ये कर रहा है, फिर ये टाइप क्यों नहीं हो रहा है,
क्वेश्चन क्या करे कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? भाई साहब कंबोडिया, याद रखिएगा। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? कंबोडिया का। अच्छा, कभी कभी पूछे क्वेश्चन पूछ देखा, पाथेट लाओ, पाथेट पाथेट लाओ का संबंध किससे था? तो लाओस से था। पाथेट लाओ का संबंध किससे था? लाओस से था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, वियतनाम में जो समझौता हुआ था 1946 ईस्वी मार्च में, क्या हुआ था भाई साहब? हनोई समझौता हुआ था 1946 में। कहेगा जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। वियतनाम को किस समझौता का था दो भागों में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन कर रखा है, गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद में। ठीक है ना, ये अहमदाबाद में साबरमती पड़ता है। 1916 ईस्वी में गांधी साबरमती का आश्रम का स्थापना किए हुए थे। ठीक है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे? तो 1915 ईस्वी 9 जनवरी को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। गांधी से रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। कह रहा क्या, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह जो है स्वराज का मांग किया गया था? स्वशासन की जगह स्वराज का मांग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्वशासन की जगह स्वराज का जो मांग किया गया था भाई साहब, ये आप याद रखिएगा। ये आपको किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वर कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह कलकत्ता अधिवेशन में किस अधिवेशन में मांग किया गया था भाई साहब? तो कलकत्ता अधिवेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में बेसिकली हुआ था। ठीक है ना। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या शुरू हुए थे? दांडी मार्च यात्रा, यानी ये साबरमती आश्रम से शुरू किए हुए थे। और गुजरात में एक दांडी जगह है, वहां पर ये गए हुए थे। 12 मार्च को शुरू किए और 5 अप्रैल को शाम में पहुंचे। और 6 अप्रैल को ये क्या किए? समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े और क्या हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए। तो दांडी मार्च से किस आंदोलन का शुरुआत होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होता है। कहेगा क्या, दांडी मार्च में गांधी जी कितने सहयोगी के साथ गए थे? तो 78 सहयोगी के साथ। कितना किलोमीटर दूरी तय किया था? 250 किलोमीटर, कहीं कहीं 240 भी दे देता है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा क्या, दांडी मार्च यात्रा में मार्च यात्रा गांधी जी कितने दिन में तय किए होते? तो 24 दिन में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ाई में सारा का सारा चीज। ठीक है ना। कह रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये जितना क्वेश्चन है ना, पूरा का पूरा मेरे वीडियो जाके देखिए, पूरा का पूरा है। अगर आप सही से पढ़ ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किया हुआ था। ठीक है ना। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, कहेगा क्या, सहजानंद सरस्वती क्या थे? देखिए, सहजानंद सरस्वती जो थे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जब हुआ था, तो उसका ये अध्यक्ष की मतलब कि उसका ये अध्यक्ष बने हुए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1936 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है ना। अब मोतीलाल नेहरू पूछेगा था, मोतीलाल नेहरू का संबंध किससे था? तो स्वराज पार्टी के सचिव थे मोतीलाल नेहरू। बात समझ कि नहीं? और नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था 1928 ईस्वी में? तो मोतीलाल नेहरू। और वेमस चंद्र बनर्जी का संबंध किससे है? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, याद कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका स्थापना कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सारी चीज को यहाँ पर हमारे जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें डिस्कस किया हुआ है भाई साहब। जाइए वीडियो देखिए, बवाल बचाइए। अगला क्वेश्चन क्या करा, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? भाई साहब, ये क्वेश्चन तो हम इतना बताए हुए हैं मेरे हिस्ट्री के वीडियो में। देखिए, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और इसको रद्द किसने किया? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नहीं, लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। वहां पर दिल्ली दरबार लगा हुआ था, उसी में ये सब का चीज का क्या किया गया उस समय। निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो मित्र राष्ट्र का था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? इंग्लैंड था, फ्रांस था, यूएसए था, रूस था, ये सब था। लेकिन इसमें जर्मनी नहीं था। इसमें कौन नहीं था? जर्मनी। जर्मनी किस में था? केंद्रीय शक्ति में था। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है ना। स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो मोतीलाल नेहरू। उसका सचिव कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पूछेगा चित्तरंजन दास। सचिव कौन बने थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कहेगा क्या, स्वराज पार्टी का गठन किस घटना के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन जो है सब गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर दिए उसके बाद हुआ। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? पावर लूम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, हम एग्जाम में हमारे हिस्ट्री के वीडियो में पूरा का पूरा बताया हुआ है। पावर लूम का जो
यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? कार्टराइट ने, एडवर्ड कार्टराइट ने, बात समझे कि नहीं। और सैमुअल क्रॉम्पटन ने किसका आविष्कार किया हुआ था? और जॉन के ने किसका आविष्कार किया हुआ था? ये आपको भाई साहब कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो सारा का सारा जो चीज़ है हम उसमें डिस्कस किए हुए हैं भाई साहब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करें, क्या स्पिनिंग म्यूल, आप याद रखिएगा वो हमेशा एग्जाम में, जो कि क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया हुआ था, बात समझे कि नहीं। दूसरा करेक्ट, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की? देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति लागू किए हुए थे आर्थिक संकट जो आया था उससे बचने के लिए। अगला क्वेश्चन करें क्या, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा महाशक्ति के रूप में? देखिए 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन 15 देश में हो जाता है, बात समझिए। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान और अजरबैजान, जॉर्जिया और रूस। ये टोटल जो है भाई साहब कितने में? टोटल है आपका 15 देश में ये सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब उसके बाद सोवियत संघ खत्म हो गया तो पूरे विश्व में अकेले मतलब कि एक शक्तिशाली देश के रूप में कौन उभरा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? देखिए दक्षेस, सार्क, सार्क का सदस्य कौन नहीं है? याद कीजिए, यहाँ इंडोनेशिया नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि सार्क का मुख्यालय, सॉरी यार, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? काठमांडू में है, ठीक है ना। एग्जाम, सार्क में कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं, बात समझेगी। अंतिम देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर क्या है कि रूसो किस देश के रहने वाला था? तो रूसो फ्रांस का रहने वाला था। कहेगा रूसो के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या करा, अल हिलाल का संपादक कौन है? भाई साहब हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरा वीडियो जाके देखो, ये है कि नहीं है रूसो। ये उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन होगा तुमको। ये दक्षेस हम नहीं बताए हुए भाई साहब, दक्षेस जब हम बताएंगे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे या फिर ज्योग्राफी के समय जब ये आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कह रहे क्या, रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस। ये भी हमारे किताब में अति हिस्ट्री के पूरा का पूरा वीडियो में रखा हुआ है। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? देखिए हम बताए थे मौलाना आजाद। अल हिलाल और अल बिलाग 1912 और 1913 ईस्वी में क्रमशः किए हुए थे। ये अल हिलाल, अल हिलाल का स्थापना 1912 ईस्वी में मौलाना आजाद ने। अल बिलाग का भी स्थापना किसने किया था? मौलाना आजाद ने किया था 1913 ईस्वी में अल बिलाग। आपको उसी समय हम बताए थे अहमद अली के द्वारा, सॉरी एक और आपको बताए थे कॉमरेड, कॉमरेड। और एक उसमें आपको हम बताए हुए थे जो फारसी में अति उर्दू में एक शुरू किया गया हुआ था हमदर्द, बस हम लिखने मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सब चीज़ यार याद रखा करो। करेक्ट है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? भाई साहब या बाइबिल, हम आपको बताए थे कि 1448 ईस्वी में प्रथम बार जर्मनी में छापखाना का आविष्कार किया गया गुटेनबर्ग के द्वारा, और वो प्रथम बुक जो छापा हुआ था वो बाइबिल ही छापा हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, महात्मा गांधी किसका संपादन किए थे? तो यंग इंडिया का, ठीक है ना। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी में। हरिजन महासभा संघ का स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में किया हुआ था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा क्या, यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। यंग इटली का स्थापना 1931 में, 1900, हाँ 1831 में, और जब यंग यूरोप का स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर रखा हुआ था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल किसको प्रधानमंत्री के पद पर रखा था। क्वेश्चन पूछेगा क्या, काउंट काबूर को सॉरी इटली के एकीकरण का दिमाग, बात समझे कि नहीं, या फिर एक तरह से कहिए तो राजनीतिज्ञ किसको कहा जाता है? तो काउंट काबूर को। इटली के एकीकरण का तलवार गारिबाल्डी को, इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर मेजनी को कहा जाता है। ये सारा बात भाई साहब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन का क्या है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? देखिए वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में नेपोलियन के हराने के बाद किया गया था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और इसका मेजबानी किया हुआ था मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बात समझे कि नहीं, मतलब ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। अब कहेगा वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग लिया था? 4 देश, प्रसा था और ऑस्ट्रिया था, रूस था और ब्रिटेन था। याद रखना है ये 4 देश भाग लिया हुआ था। अगला क्वेश्चन करेगा, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना है? ये क्वेश्चन लगेगा तो हमेशा जो पगला जाता है, ए भाई आंतरिक विद्रोह कहेगा तो लाल सीता,
लाल सेना का जो गठन ट्राटोस्की के नेतृत्व में किया गया था। ट्राटोस्की जो था ना, लेनिन का विदेश मंत्री था, बस समझे कि नहीं, और एक अच्छा दोस्त भी था, इसीलिए उसके अंडर में लाल सेना का गठन किया गया। चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का स्थापना किया गया कि कौन, देखिए 1918 ईस्वी में क्या हुआ था, 1918 में इसका स्थापना किया गया चेका का, ये लेनिन पर अटैक कर दिया गया था, बात समझे कि नहीं। वहाँ पर जो उनके अपोनेंट थे, अपोजिट पार्टी वाले लोग थे, ठीक है ना, लेनिन पर मारने के लिए, तो उसके बाद चेका का गठन किया गया ताकि जो भी हमारे देश में विद्रोही लोग हैं उसको क्या किया जाए, खत्म किया जा सके, उन पर कंट्रोल रखा जा सके, ठीक है ना। तो इसलिए भाई कन्फ्यूजन नहीं रहो, कन्फ्यूजन में रहोगे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, दलित बैंकर चेक का, ये सारा चीज तो हम लोग देख ही लिए। करेक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष, देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ये पॉलिटिकल से जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा वीडियो टाइप है भाई साहब, सारा का सारा। कहेगा विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, बात समझे कि नहीं। जबकि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बात समझे कि नहीं, तो वो 24 दिसंबर को, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान ये 1868 ईस्वी में किसने लगाया हुआ था भाई साहब, दादा भाई नौरोजी ने अपना एक पुस्तक लिखे हुए थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बात समझ गए कि नहीं। और उसी पुस्तक में बताए हुए थे कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो 20 रुपया से, मतलब कि मिनिमम, मतलब 20 रुपया है, इससे भी कम कई कई लोगों का है, बात समझ गए कि नहीं। भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में बताए थे। कहेगा जल निकास, सॉरी, धन निकास का सिद्धांत किसने दिया था, धन निकास, बात समझ नहीं, मतलब कि द थियोरी ऑफ, मतलब ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थियोरी, बात समझ, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थियोरी किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहेगा गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर से किया था, कुजनेट ने गरीबी की जो तुलना है वो कैंसर से किया हुआ है। इसने बोला हुआ था कि गरीबी कैंसर की तरह होता है, जो जिस तरह कैंसर हमारे शरीर के किसी एक भाग में होता है पूरे शरीर को प्रभावित करता है, उसी तरह गरीबी है, देश के किसी एक कोने में गरीबी रहेगा तो पूरे देश को प्रभावित करेगा, बात समझ रही। और बिहार को लेकर के बेसिकली वहाँ पे बताया गया था कि बिहार में गरीबी बढ़ा हुआ है, बिहार एक गरीब राज्य है, तो उसको विकसित करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मानव विकास सूचकांक इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है। देखिए मानव विकास सूचकांक में मुख्य रूप से 3 को रखा गया था। एक तो जीवन प्रत्याशा रखा गया था, दूसरा जीवन स्तर रखा गया था, और शिक्षा रखा गया था, ठीक है ना। ये जो है यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया गया था मानव विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, उसके द्वारा शुरू किया गया, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, बात समझ रही। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। देखिए आर्थिक नियोजन का काम नीति आयोग करता है। पहले योजना आयोग था, अभी योजना आयोग का नाम बदलकर जनवरी 1915 ईस्वी में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, कहेगा क्या कि योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग में बदला गया था, तो नीति आयोग में जनवरी 1915 ईस्वी में बदला गया था, ठीक है ना, मोदी जी के द्वारा बदला गया। कहेगा क्या योजना आयोग का स्थापना कब किया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है। कहेगा कि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, बात समझ आ गया, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा राष्ट्रीय विकास आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था भाई साहब, आप हमेशा याद रखिएगा 1952 ईस्वी 6 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में, अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ों को बताएं ताकि आप एग्जाम में भाई साहब एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आए, एकदम बिल्कुल तबाही मचा के पेपर फाड़ के आए, बात समझे कि नहीं। देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में, अभी जस्ट हम लोग बात की ऊपर वाले क्वेश्चन में, उन्होंने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, स्वीडन के मुद्रा का नाम क्या है, क्रोना। स्वीडन का मुद्रा का नाम कोरोना है भाई साहब, जबकि डॉलर क्या के मुद्रा का नाम है, अमेरिका का, सिंगापुर का, ये डॉलर है। और रियाल कहाँ के, सऊदी अरेबिया। दूसरा कह रहा है क्या, यहाँ पौंड कहाँ के है, पौंड पाउंड 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 कहाँ के भाई साहब, ये यहाँ इंग्लैंड यूके जो भी कह लीजिए आप, वहाँ का है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है, तो भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था कौन सा है भाई साहब, हमेशा याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बात समझे कि नहीं। एग्जाम में क्वेश्चंस भाई साहब हमेशा पूछता है। दूसरा क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण जो था बेसिकली 1955 ईस्वी में इंपेरियल जो बैंक था उसका नाम बदल करके किया गया था, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक दो क्वेश्चन और देखिए, मुद्रा में अगर पूछ देता है 3-4 देश का नाम पूछता है, सबसे पहले पूछेगा क्या, चीन के मुद्रा का नाम क्या है, युआन, चीन के मुद्रा का नाम युआन। दूसरा पूछ देगा क्या, जापान के मुद्रा का नाम क्या है, जापान के मुद्रा का नाम क्या है। देखिए जापान के मुद्रा का नाम जो
एग्जाम में आपको लगभग लगभग 2 बार पूछा हुआ है, बात समझ नहीं। और जापान, उसके बाद आपको याद रखना है रूस के मुद्रा का नाम, बात समझ नहीं। जापान, रूस, उसके बाद आपको याद रखना है क्या नाम है इसका, श्रीलंका। श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। हाँ, बांग्लादेश के मुद्रा का नाम, बात समझ नहीं। हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या करे कि मानव में सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो मानव में सर्वांगीण विकास और मतलब कि सर्वांगीण विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। बात समझ लीजिए, सभी चीज जरूरत है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, शिक्षा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन भारतीय जीवन निर्वाह के मुख्य साधन है। भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कौन सा होगा, तो याद रखिए कृषि। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन, खनन क्या है प्राथमिक क्षेत्र में है। जबकि कहेगा क्या विनिर्माण किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। और संचार और यातायात तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषणों को सुनिश्चित करने के लिए किसका मतलब हॉलमार्क का यदि किया जाता है, कैरेट में। बात समझे कि नहीं, कैरेट कहेगा सोने के आभूषणों की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो कैरेट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ का स्थापना, देखिए एनएसएसओ का स्थापना बेसिकली भाई साहब ये 1950 में। और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ का स्थापना 1951 में। तो 1954 में तो कौन नहीं होगा, ले भाई ले, ये तोरा क्वेश्चन में गलती दे दिया है, ये क्वेश्चन ही गलती है भाई साहब। बस अब नहीं, यहाँ 1952 की जगह पर 1954 की जगह पर 1952 होना चाहिए, या 1950 होना चाहिए, या 1951 होना चाहिए, तभी तो ये ऑप्शन के हिसाब से सही होगा क्वेश्चन। बस समझ नहीं, इसमें से चारों में से कोई नहीं होगा। बात समझ नहीं, बिहार बोर्ड वाले लोग प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौसमी बेरोजगारी किसमें पाई जाती है। देखिए मौसमी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, बात समझे कि नहीं। कृषि में मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कृषि करने का मौसम आया तो कृषि करिए। अब मान लीजिए सब खेती उती कर लिया, उसके बाद अब कोई काम नहीं रहा तो क्या कीजिएगा, घर ही ना बैठिएगा। इसलिए मौसम में तो काम रहता है, लेकिन जैसे ही कृषि का मौसम खत्म होता है तो उसके बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं, घर पर बैठ करके बात सब देख रहे आगे तापने लग जाते हैं। दूसरा बात क्या कर रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होगा, निजी लाभ, वेरी गुड, ये भी सही है। मूल्य तंत्र, वो मूल्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी दूरी, यानी क्या हो गया यार, मूल्य पर क्या करते हैं मेरे भाई, ज्यादा ध्यान देते हैं। वो थोड़ा सा और बड़का हाँ, मूल्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा निजी साधनों का स्वामित्व हो जाता है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। यहाँ पर जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी प्राइवेट अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर क्या होता है, लोग जो है मूल्य का भी निर्धारण होता है जो पूंजीवादी लोग करते हैं, स्वामित्व भी बढ़ जाता है किसी निजी व्यक्ति का, और वहां पर लाभ, निजी लाभ भी बढ़ जाता है। दूसरा, तरुण भारत संघ का स्थापना राजस्थान में किया गया हुआ था, तरुण भारत संघ का स्थापना वहां की उर्वरता लाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, क्या रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का स्थापना किया गया था। तो देखिए रूस के सहयोग से कुडन कुलम परमाणु विद्युत गिरी का स्थापना, कहेगा क्या कुडन कुलम परमाणु विद्युत कहाँ है, तो तमिलनाडु में। फिर कहेगा क्या कल्पकम परमाणु विद्युत गिरी, कैगा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पे होगा, तो कैगा, कैगा परमाणु विद्युत गिरी कर्नाटक, कर्नाटक। कल्पक्कम परमाणु विद्युत गिरी काकरापारा, कुडन कुमल तमिलनाडु, ननौरा ननौरा, ननौरा उत्तर, ननौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक। और गुजरात में कौन सा है भाई साहब, ये भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहाँ पर कुडन कुलम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है यार, ये कंफ्यूजन ही लग रहा है। थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक तमिलनाडु, तमिलनाडु में होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। तो कुडन कुलन परमाणु विद्युत को रूस के सहयोग से हो रहा है, मेरे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से, इस नाम से जाना जाता है। देखिए प्रारंभिक जीविका कृषि को बेसिकली क्या होता है कि लोग जो थे वो झूम कृषि, दीपा कृषि, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में। देखिए डेक्कन ओडिसी एक ट्रेन का नाम है जो महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। दूर यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा ना यार, यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया। देखिए भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। भारत में पहली बार हवाई जहाज कब चला था, याद रखिएगा 1911 ईस्वी में चला हुआ था, ठीक है। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते रहता है। कहेगा क्या, इनौर बंदरगाह किस में स्थित है, इनौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, इनौर बंदरगाह, इनौर बंदरगाह तमिलनाडु में।
हाँ, इनौर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है भाई साहब? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना भाई साहब। हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1982 ईस्वी में स्थापना हुआ था, लेकिन पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम नहीं था, इसका नाम था भाई साहब, याद रखिएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के नंदा देवी रखा गया। दूसरा करे क्या, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में 1960-67 के बीच में शुरू हुआ, मतलब कि 67 66-67 के बीच में करीब करीब शुरू किया गया था, इसलिए 60 के दशक आता है बेसिकली, ठीक है ना। कहेगा मेधा पाटकर का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा क्या, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में मात्र 22% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ये क्या हो गया यार? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 22% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। बात समझे कि नहीं? 22, सॉरी सॉरी, ए यार, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 7% पर। बात समझे कि नहीं? 22% का रहे, पूरे भारत में 22%, 21 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। करेक्ट है। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? देखिए प्राकृतिक गैस में भी कार्बन पाया जाता है, बस बहुत कम पाया जाता है, इसके हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कौन नहीं होगा, ठीक है ना आंसर। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में तो कोई मारना ही है भाई साहब, सभी होगा नहीं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से। चूना पत्थर का कच्चा माल क्या है? सॉरी, सीमेंट का कच्चा जो है कच्चा माल कौन सा है? तो चूना पत्थर। बात समझिए। बॉक्साइट किसका लौह अयस्क है? तो आप याद रखिएगा एल्युमिनियम का। लौह अयस्क की बात करें तो लोहा का मुख्य अयस्क कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आपको याद रखता है। दूसरा करें का, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना मुंबई के डिगपोई, सॉरी, असम के डिगपोई में इसका स्थापना हुआ था। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना था। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देखिए खनिज तेल हेतु कोयला के लिए परमाणु शक्ति, ये भाई खनिज तेल हेतु नहीं हो जाएगा, कितना लगेगा खनिज तेल मार देगा, नहीं, यहाँ तेल का शोधन होता है। बात समझे कि नहीं? तेल का शोधन होता है। मुंबई के तो आप हिंद महासागर से तेल निकाला जाता है, वो मुंबई में नहीं निकाला जाता है, लेकिन मुंबई में क्या बनाया हुआ है, एक वहाँ पर तेल शोधन कारखाना वहाँ स्थापित किया गया हुआ है, जो तेल निकाल के लाता है, मतलब वहाँ से लाया जाता है, उसका क्या किया जाता है, वहाँ पर रिफाइन किया जाता है। करेक्ट है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? देखिए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है भाई साहब, ठीक है ना। ज्यादातर लोग चावल यहाँ पर खाते हैं। करेक्ट है। जूट उत्पादन में पूरी दुनिया में सबसे आगे कौन है? देखिए जूट के उत्पादन में पूरी दुनिया में भाई साहब बांग्लादेश है, उसके बाद चीन है। अगला क्वेश्चन का है, आप कहेगा क्या जूट उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो याद रखिएगा भाई साहब, वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। पहले तो बंगाल ही था बेसिकली, और बंगाली से ना क्या हुआ है, बांग्लादेश अलग हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए बंगाल में विश्व में सबसे ज्यादा, उस इलाका में सबसे ज्यादा जूट होता है। दूसरा करेगा, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? देखिए जब लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक कहेगा ना भाई साहब, तो याद रखिएगा कर्नाटक, ठीक है ना। उसके बाद उड़ीसा है, कितना लोग उड़ीसा मार देंगे, चल जाइएगा बोरा में। दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार के रेशम नगर किसे, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? तो बिहार में भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। और इंडिया में किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। दूसरा करेगा क्या, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है बिहार की अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से क्या है? बाढ़। बिहार में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करता है? बाढ़। वो भी कौन सी, किस बिहार के किस क्षेत्र में? तो उत्तरी बिहार में। अगला कौन है, कुशहा तटबंध। कुशहा तटबंध कोसी नदी पर 1958 से 62 के बीच बनाया गया हुआ था, ये बिहार और नेपाल के बीच के बॉर्डर पर बनाया गया हुआ था, ठीक है ना, बराज। सतलज नदी पर कौन सी कृत्रिम नदी? देखिए सतलज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर बेसिकली वहां पर है, यह स्थापित किया गया हुआ है। वहां पर जो है ना भांगड़ा नागल परियोजना किया गया हुआ है, और वहीं पर गोविंद सागर क्या हुआ है, बांध बनाया गया है, और बांध के अपोजिट साइड में आपको पता ही है जलाशय बनता है, उस जलाशय का नाम गोविंद सागर है। दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? देखिए आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटन, देखिए इनमें से अगर पूरा इनमें से सभी दिया हुआ है तो सभी ही होना चाहिए, बस अब देखिए, लेकिन मुख्य यहाँ पर इनमें से सभी मानिए, क्योंकि स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय स्वशासन और गांव मोहल्ले के लोग पूरे हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करें, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो संसाधनों के खोज के लिए किया जाता है सुदूर संवेदी। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में, देखिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में बहुत भयंकर क्या हुआ था भाई साहब, हिंद महासागर, या हिंद महासागर सही होगा, हिंद महासागर सही होगा। तो हिंद महासागर में बहुत भयंकर क्या हुआ था भाई साहब, सुनामी आया हुआ था।
जिससे बंगाल की खाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में 15 जनवरी को आया हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या करा, सुनामी किस भाषा का शब्द है? यहाँ जापानी भाषा का शब्द है भाई साहब। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। तो आई होप कि ये टोटल आपको एक बहुत अच्छा आंसर मिला होगा, ठीक है ना? और उसके आसपास की चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर आप भाई साहब कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप मार्क्स अच्छा लाना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने देखा मेरा वीडियो का बवाल और मेरे वीडियो का वर्चस्व भाई साहब, एक वीडियो में मैंने हिस्ट्री पढ़ा है और टोटल का टोटल इस वीडियो में आ गया। अगर आप भी चाहते हैं अच्छे तरीक़ा से आप अपने बोर्ड की तैयारी करें, बहुत कम समय में अच्छे मार्क्स लाएँ, तो बिल्कुल भाई के चैनल से जुड़िए, बिल्कुल बवाल मचाइए, पोस्टमार्टम करते रहिए मेरे साथ मिल कर के सभी क्वेश्चंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।